बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना खान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह से रात हो गई मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सर्दियों में जब ऐसी बारिश हो तो माहौल बहुत ही खतरनाक और घुटन सी लगती है। बंदा अपने ही घर में कैद होके रह जाता है। मेरी कल से तबीयत खराब थी। मसला तो इतना ज्यादा नहीं था मगर इस उम्र में तबीयत खराब हो तो सब बच्चे देखकर परेशान हो जाते हैं। मेरी उम्र 70 साल थी। 3 बेटे और 1 बेटी से रब ने नवाजा था। मैं अपने बड़े बेटे के साथ नीचे वाली मंजिल पर रहता था। दोनों छोटे बेटे ऊपर वाली मंजिलों में रहते थे। अब भी सब मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे। बेटी तो ना आ सकी मगर नवासा आ गया था। अपने बच्चों से ज्यादा उनकी औलाद को मेरी ज्यादा फिक्र रहती थी। अब भी कोई कंधे दबा रहा था तो कोई टांगे। बुढ़ापे में ऐसा सुख किसी किसी को नसीब होता है। खैर वैसे तो मुझे सब बच्चों से मोहब्बत थी मगर जो मेरा नवासा था उसे देखकर लगता जैसे मैं अपनी जवानी की तस्वीर देख रहा हूँ। मगर एक फर्क था, ज्यादा किसी की मानता सुनता न था। हमारे वक्त में ऐसा न था। अब भी उसके यहाँ आने से पहले उसकी माँ का फोन आया था कि हमजा उसके पास आ रहा है। अब्बा जी जरा समझाइएगा। अब भी वो बड़ा फर्माबरदार बना मेरे कंधे दबा रहा था। देख हमजा बेटा, ना तंग किया कर अपनी माँ को। क्यों आधी आधी रातों को बाहर रहता है? तेरी उम्र का था तो मेरे 2 बच्चे थे और तू खुद बच्चा बना फिरता है। नाना जी आपके ज़माने में शादियाँ जल्दी हो जाती थीं, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। अच्छा तो ये बात है, इसलिए तंग करता है माँ को। नहीं नाना जी, मैं तो ऐसे दोस्तों के साथ वक्त गुजार लेता हूँ मगर अम्मी हर बात पर टूकती हैं। रात ज़्यादा देर बाहर न बैठो, ज़्यादा परफ्यूम न लगाओ, मगरिब के बाद छत पर न जाओ। अब आप ही बताइए, मैं कोई लड़की हूँ जो मुझ पर इतनी पाबंदियाँ हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देखो रातों को बाहर रहना एक तो बहुत बुरी आदत है, ये अच्छे लड़कों की निशानियां नहीं होती। दूसरा, तुम लोगों का घर जहाँ है आसपास ज्यादा आबादी भी नहीं है और तू ढेर सारा परफ्यूम छिड़क कर निकल जाता है। हमारे इर्द गिर्द दूसरी मखलूक भी तो रहती हैं, वो इसलिए डरती है, तुझे रोकती है। नाना जी अम्मी को तो ऐसे ही वहम सताते रहते हैं। बेटा कोई बात हो तो वहम भी आते हैं, तो मान लिया करो माँ की बात। क्या आप भी मानते हैं नाना, जो दूसरी मखलूक हैं वो हमारे इर्द गिर्द होती हैं? होती हैं बेटा, मैंने कुछ ख्याल आने पर कहा। तो क्या कभी आपने देखी है दूसरी मखलूक? हाँ देखी है। क्या सच में दादाजी? सारे बच्चे एक आवाज़ होकर बोले। तो बताइए ना आपने क्या देखा था? मेरे इनकार पर सब इसरार करने लगे। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। सब लिहाफ ओढ़े मेरे इर्द गिर्द बैठे थे। उन्होंने भी कुछ सोचते हुए बात शुरू कर दी। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने अब्बा के साथ खेतों में जाया करता था। गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी, सुर्ख मीनारों वाली होगी वो किसी जमाने में, बड़ी शानदार, मगर हमारे वक्त में तो वो खंडर लगती थी। उसके आगे ही कच्चा रास्ता था, वहां से गुजर कर मैं अपनी जमीनों पर जाता। हवेली के सामने भी खेत थे। जब कभी देर हो जाती तो अब्बा कहते रास्ते से जाने के बजाय खेतों के रास्ते से चले जाना, क्योंकि इस हवेली के बारे में मशहूर था यहाँ 2 रूहें रहती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की। गांव में कई लोगों का कहना था वो इन दोनों रूहों को देख चुकी हैं। अक्सर रात को कोई उस कच्चे रास्ते पर जाता तो रूह उसे तंग करती, उसका रास्ता रोक लेती, कभी ऊंचे ऊंचे कहके लगाती और कभी रोते हुए उसके पीछे चली जाती। वो तब तक ना पीछा छोड़ती जब तक कि वो लड़का उसे ना पुकारता। लड़के की आवाज़ पर वो फौरन गायब हो जाती। उस दिन भी मैं अम्मा की दवाइयाँ शहर से ला रहा था। आते हुए काफ़ी रात हो गई। खेतों के रास्ते से आने के बजाय मैं कच्चे रास्ते से ही घर की तरफ जाने लगा। मैं साइकिल पर था। जैसे ही मैं इस खंडर के आगे से गुजरा, एक लड़की पत्थर पर बैठी रो रही थी। मैं साइकिल को वहीं रोक कर उसके पास पहुंच गया। आसपास अंधेरा और सन्नाटा था और उस वक्त ये लड़की, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मेरी आवाज़ पर उसने सर उठाकर मुझे देखा। वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र 21-22 होगी। मुझे देखते ही वो कहने लगी, उसे बचा लो, मेरी मदद करो, वो बहुत तकलीफ़ में है, अगर वो मर गया
तो मैं भी मर जाऊंगी। कौन मर गया? किसकी बात कर रही हो? कौन मर गया? किसकी बात कर रही हो? उसकी आवाज़ अपने पीछे से आई। जब मैंने पलट कर देखा तो एक साया मेरे पीछे खड़ा था और देखते ही देखते 3-4 साए उसी लड़की और मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे। मैं ये देखते ही वहाँ से फ़ौरन अपनी साइकिल की तरफ भागा। वो लड़की ऐसे ही रो रही थी। कहाँ जा रहे हो? मेरी मदद करो। अगर वो मर गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, सबको। अचानक उसने कहकही लगाकर हंसना शुरू कर दिया। मैं वहाँ से फ़ौरन चले जाना चाहता था, मगर मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे। वो कहकही लगाती अपने दोनों बाजुओं को फैलाए मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो मेरा गला दबाती, मुझे एक लड़के की आवाज़ आई जो उसे बुला रहा था, उसे ऐसा करने से रोक रहा था। और फिर अचानक वो लड़की मुझसे दूर होने लगी। मैंने पलट कर देखा, एक लड़का हवेली की छत पर खड़ा था। वो लड़की भी उसके पास खड़ी थी और फिर वो दोनों गायब हो गए। मैंने जल्दी से अपने घर का रुख किया। इस वाक़े की वजह से मैं पूरी रात ना सो पाया। डर की वजह से नहीं, मैं एक बहादुर नौजवान था। मैं उस हवेली का राज जानना चाहता था। हवेली के करीब ही एक झोपड़ी थी। वहाँ एक बुजुर्ग रहते थे। वो अक्सर गाँव की गलियों में, खेतों में, कच्चे रास्ते पर कहीं न कहीं दिखाई दे जाते थे। वो खुद से किसी से भी बात नहीं करते थे और उनकी रूबदार शख्सियत को देखकर कोई उनसे जल्द मुखातिब न होता था। वो हवेली के इतना पास रहते थे, जाने मुझे क्यों लगा वो ज़रूर उस हवेली में उन रूहों के बारे में जानते होंगे, और मैंने सुबह ही उनसे मुलाकात का इरादा कर लिया। अगली सुबह मैं उन बुज़ुर्ग की झोपड़ी के बाहर खड़ा अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था, मगर जब 2-3 बार कहने पर जवाब ना आया तो मैंने अंदर जाने का सोचा, मगर अंदर कोई न था। मुझे मायूसी हुई। जैसे ही मैंने कदम बाहर निकाले, मुझे आवाज़ आई, आ जाओ नादिर अली, क्या काम है? उनकी आवाज़ पर मैं चौंक गया कि अभी तो अंदर कोई न था, और हैरत भी हुई कि वो मेरा नाम भी जानते हैं। मैं खामोशी से उनके पास बैठ गया और फिर कहना शुरू किया, ये जो सामने लाल मीनारों वाली हवेली है, उसके सामने ही रहते हैं क्या? कभी आपने कुछ नहीं देखा? और कल रात अपने साथ होने वाला वाक़या भी बयान कर दिया। मेरे अंदाज में उस लड़की के लिए महज नाराज़गी और नफ़रत थी जो लोगों को परेशान करती थी, जबकि इसके बरक्स उस लड़के का जिक्र मैंने अच्छे अंदाज में किया। जब बाबा की तरफ देखा, उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुझे लगा अभी वो मुझे यहाँ से चले जाने को कहेंगे, मगर फिर उन्होंने कहा, क्या चाहते हो तुम? बाबा, मैं उस हवेली का राज जानना चाहता हूँ। गांव में भी लोग चाहते थे आपसे बात करना, मगर आपके डर की वजह से बात ना कर सके, कहीं आप नाराज़ ना हो जाए। तू नहीं डरा मुझसे? डरता हूँ बाबा, मगर जो डर उस हवेली की वजह से लोगों के दिलों में है, उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है आप ज़रूर कुछ ना कुछ इस हवेली के बारे में जानते होंगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहना शुरू किया, ये खंडर कभी खूबसूरत हवेली हुआ करती थी। यहाँ का चौधरी सख्त दिल और जालिम इंसान था। उसके यहाँ काम करने वाला एक कोचवान गफूर काफ़ी वफादार था चौधरी का। हवेली की औरतों को वही अपनी बग्गी में बिठाकर शहर पढ़ने के लिए लेकर जाता था। वो बीमार पड़ा तो उसने चौधरी को कहा कि कुछ दिनों तक उसका बेटा ये काम करेगा। चौधरी मान गया, मगर गफूर से बोला, वफादार वैसा ही हो जैसे तुम हो। जी चौधरी जी, ऐसा ही होगा। और कुछ दिनों में ही चौधरी जान गया। गफूर का बेटा अब्दुल बारी बाप जैसा जिम्मेदार और मालिक का राजदार है। चौधरी की दोनों बेटियां शहर पढ़ने जाती थीं। गांव की हर लड़की पर बुरी नज़र रखने वाला अपनी बेटियों को यूं पर्दे में रखता था कि किसी की नज़र ना पड़े, मगर ऐसा ना हो सका। शहर के रास्ते जाते हुए बग्गी खराब हो गई। कुछ देर के लिए बग्गी को वहां रुकना पड़ा। अब्दुल बारी ने माजरत के साथ कुछ देर के लिए नीचे आने का कहा। जब वो दोनों नीचे उतर रही थी तो अब्दुल बारी की नज़र नूरबानो पर पड़ी। नूरबानो ने भी अब्दुल बारी को देखा। कुछ देर के लिए दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली और फिर नूरबानो ने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया। लेकिन जब तक अब्दुल बारी बग्गी को दोबारा चलाने के लायक बना रहा था, नूरबानो बार बार उसे देख रही थी। नूरबानो गर हसीन थी तो अब्दुल बारी भी खूबरू नौजवान था। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर बातें होने लगी और फिर चोरी छुपे मुलाकातें। इस बात का पता सिर्फ नूरबानो की छोटी बहन को ही था। दोनों एक दूसरे के लिए यूं एक बन गए
انہیں نہ کوئی ذات یاد رہی اور نہ ہی ایک دوسرے کی حیثیت کا فرق اور نہ ہی چودھری جیسے ظالم انسان کا ڈر۔ وہ دونوں اپنے ہی عشق میں مست تھے۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ چودھری کو اس بات کی بھنک پڑ چکی ہے۔ چودھری نے یہ سوال پہلے ہی اپنی بیٹی سے کیا کہ اس کا غفورے کے لڑکے سے کیا واسطہ ہے۔ چودھری چاہتا تھا اگر بات ہوئی تو یہیں ختم، مگر نور بانو عشق کی اس منزل پر تھی جہاں جھوٹ بھی کہنا گوارا نہ ہوا کہ وہ عبدالباری سے محبت نہیں کرتی، اور پھر جو ہوا اس کا علم کسی کو نہ تھا۔ آدھی رات کو چودھری کے بندے عبدالباری کو گھسیٹتے ہوئے چودھری کے پاس لے آئے۔ چودھری نے خونخوار آنکھوں سے عبدالباری کو یہ گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے کو کہا، مگر اس نے نور بانو کے بغیر یہاں سے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کی دیر تھی کہ چودھری کے بندے اس پر ٹوٹ پڑے، لیکن وہ اکیلا ہی چودھری کے 10 بندوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ پھر چودھری کے ہی اشارے پر اس کے پالتو کتے بھی آ گئے اور رسیوں سے باندھ کر عبدالباری کو اس حویلی کی چھت پر لے گئے اور چودھری کے حکم سے اسے وہیں سے نیچے گرا دیا۔ عبدالباری کے تڑپتے وجود کے گلے میں رسی ڈال کر اس لال مندر کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ جب نور بانو کو پتہ چلا کہ اس کے عبدالباری کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو اس نے رو رو کر دہائیاں دینی شروع کر دیں۔ کبھی ماں کے قدموں میں گرتی تو کبھی کسی کے آگے التجا کرتی، مگر جب پتہ چلا کہ عبدالباری زندہ نہیں رہا تو اس نے بھی اپنی جان دے دی۔ بس پھر آہستہ آہستہ چند سالوں میں ہی کچھ مر گئے، کچھ ڈر کی وجہ سے حویلی چھوڑ گئے۔ چودھری بھی چند سال زندہ رہنے کے بعد کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو کر مر گیا اور یہ حویلی آہستہ آہستہ کھنڈر بن گئی۔ میں بت بنا ساری کہانی سن رہا تھا۔ ایک سوال بار بار دماغ میں آ رہا تھا۔ مغرب ہونے والی تھی۔ بابا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بابا جی، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں؟ مگر انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اس جھونپڑی سے نکل کر اس حویلی کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ میں وہی جھونپڑی کے دروازے پر ہی کھڑا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے حویلی کے اندر قدم رکھنے سے پہلے مجھے پلٹ کر دیکھا اور آہستہ آہستہ ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں آ گئے اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنے سالوں سے ہم جنہیں بزرگ یا کوئی درویش سمجھ رہے تھے، یہ تو وہی لڑکا تھا جسے کل رات ہی میں نے نور بانو کے ساتھ دیکھا تھا۔ لیکن پھر اس دن کے بعد نہ تو گاؤں میں وہ بزرگ دکھائی دیے اور نہ ہی وہ روحیں۔ شاید کہ وہ اپنا راز بتا چکے تھے یا پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تھی وہ کہانی بچوں جو آپ بیتی تھی، اس لیے بڑے کسی بات سے روکے تو کہنا مان لینا چاہیے۔